हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्या उसका रीज़न था, तथा इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी होती है, वो देश उतना ही समर्थ होता है और उसका विकास जो है उतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको जानेंगे और आपसे इसमें राय भी मांगी जाएगी। क्या इसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको पसंद नहीं आए या आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते थे। हालांकि सरकार ने तो ऐसे बहुत सारे जो राय हैं, सुझाव हैं, वो बहुत पहले मांग लिए थे, फिर भी आप अपनी राय इसमें क्या देते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। साथ साथ में इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका पीडीएफ आप हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति, बुधवार का मतलब ये आपका 27 जुलाई को, कब 27 जुलाई 2020 को क्या किया कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। किसको? नई शिक्षा नीति को। हालांकि नई शिक्षा नीति बहुत पहले से बन रही है, कोई अचानक से नहीं आ गई है, बहुत पहले से ये बन रही है। करीब 34 साल बाद, अब देखिए 34 साल बाद पहले नई शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, तो ये पुरानी हो गई, इसकी जगह पर आपकी नई वाली आई है। तो 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है जो कि स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस पर बच्चों पर बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी सिर्फ एक नियामक होगा। अर्थात जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो अलग अलग संस्थाएं ना होकर कि पूरे देश में सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए एक संस्था होगी। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी, ऐसे भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति पर मोहर लगा दी गई। अर्थात कैबिनेट तो ये पास हो चुका है, कैबिनेट से ये पास हो चुका है। अब ये जाएगा आपकी संसद में और वहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर ये आपका कानून बन जाएगा और फिर ये लागू होगा, है ना। तो अभी लागू तो नहीं होगा, लेकिन अभी कैबिनेट से इसको पास किया गया है। देखिए, इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक 100%, ये जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं वो जरूर नोट करते जाइए। 2030 जो है वो हमारा सतत विकास का लक्ष्य है और इसमें क्या किया जाएगा, इसी के तहत क्या किया जाएगा, प्राइमरी से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक 100% लक्ष्य और उच्च शिक्षा में अर्थात हायर एजुकेशन में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात की गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च जो कि पहले 4.43% हुआ करता था कुल जीडीपी का, अब कितना हो जाएगा, अब आपका 6 हो जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि बहुत बार ये मांग की जाती रही है कि शिक्षा का जो बजट है वो जीडीपी का 6% होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें ये बात कही गई, हालांकि देखते हैं कि ये जो है वो हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि कोरोना डिसीज़ की वजह से, कोविड-19 की वजह से क्या है कि आर्थिक व्यवस्था वैसे भी गड़बड़ है। तो शिक्षा व्यवस्था में जो आपका जीडीपी का 6% जो बजट है वो हासिल कर पाते हैं, दे पाती है सरकार की, नहीं दे पाती है, तो देखने वाली बात होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हमारा है कि स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अभी तक आप सुनते आए हैं कि स्कूलों में क्या था, 10+2, लेकिन अब क्या होगा कि नए तर्ज पर 5+3+3+4 फॉर्मेट आ जाएगा। इसको समझते हैं कि ये क्या है और ये एग्जाम की दृष्टि से भी आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के लिए 3 साल, देखिए प्री प्राइमरी के लिए 3 साल, जो आंगनवाड़ी में आपके होंगे वो 3 साल के होंगे। इसके बाद कक्षा 1 और 2, ठीक, इनको मिलाकर के आपका फाउंडेशन स्टेज होगी। कुल मिलाकर के 5 साल ये हो गए, पहला क्रम इसका मिल गया, ठीक है। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। साथ साथ में अगले 3 साल का स्टेज, अब देखिए ये जो आपका दिया गया है ये 3 साल, ये 3 साल किसका होगा, ये आपका 6, 7, 8 का होगा, ठीक है, 6, 7 तक की स्टेज का होगा। जो आपका 3 ये दिया गया है, ये 3 क्या है, देखिए दोबारा इसको समझते हैं, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है। चलिए दोबारा देखते हैं। देखिए 5 साल का जो आपका है, ये 5 साल का, इसमें से क्या होगा, 3 साल तो आपका प्री प्राइमरी में चला जाएगा, अर्थात आंगनवाड़ी वाला हो जाएगा। फिर कक्षा 1 व 2,
ये आपका क्या होगा कि फाउंडेशनल क्लास में स्टार्ट हो जाएगी, इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये 5 हो गए। फिर क्या होगा कि 1 से 2 तक हो गया, अब बचा आपका 3 4 5। तो 3 4 5 आपका इस स्टेज में आएगा। फिर उसके बाद आएगा 6 7 8, ये आपका इस स्टेज में आएगा। और जो आपकी हायर सेकेंडरी की परीक्षा, मतलब जो परीक्षाएं होंगी, पढ़ाई होगी, वो आपका 4 साल की। कैसे? ये आपका 9, इसके बाद 10, फिर 11 12, ये 4 हो गया ना। तो ये आपका इस तरीके का फॉर्मेट होगा। 10+2 फॉर्मेट खत्म करके इस तरीके का फॉर्मेट अपनाया जाएगा। तो हो सकता है अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है कि 3 साल तक का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनल, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, कक्षा 6 से क्या आएगा, क्या होगा कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना देना शुरू कर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में जैसे कि आपका चाहे वो आपका बढ़ई का काम हो, कारपेंटर का काम हो, या कोई भी छोटा से छोटा काम हो। अर्थात यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादातर ये होता है कि जो बड़े घर के लोग बच्चे होते हैं वो सोचते हैं ये काम तो हम नहीं करते, तो छोटे लोगों का काम है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ समानता होगी। आपको वोकेशनल अर्थात व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से ही देना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि आप जब आप मेच्योर हों, 18 साल के ऊपर पहुंचें, तो आप क्या है, सेल्फ डिपेंड बन सकें, अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकें। इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी। तो ये एक तरीके की पॉजिटिव सोच है और अच्छा काम है ये। चौथा स्टेज जो है वो कक्षा 9 से 12 तक का है, जो 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अभी तक आप देखते थे कि अगर आर्ट के हैं आप, तो आर्ट में आर्ट के दोस्त अलग बनते थे, साइंस के दोस्त अलग बनते थे, क्योंकि साइंस वाले के साथ, आर्ट वाले के साथ। और कई बार हम लोगों ने भी ऐसा किया है कि साइंस पढ़ा तो साइंस में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, यही है। 10 तक तो सब कुछ समान रहता है, लेकिन फर्स्ट ईयर्स के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि एक आर्ट वाला बच्चा भी अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो पढ़ लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मतलब इतिहास में भी इंटरेस्ट होता है और विज्ञान में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन ऐसी ये जो आपकी मतलब व्यवस्था थी उसमें ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है इस नई शिक्षा नीति में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए इसके साथ साथ क्या होगा, इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। मैंने ये बात बता दी पहले ही। ठीक है, जो मुख्य बातें होंगी वो हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए, 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल से 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद 3 साल से मतलब 3 साल के बालक हैं वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, फिर उसके बाद 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल जो हैं वो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित होंगे। अर्थात यहाँ पर उम्र निर्धारित की गई है। देखिए पहले इसमें क्या है कि पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए हैं। पहले 5 साल कितने उम्र के बच्चों के लिए हैं? पहले जो 5 साल हैं वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए हैं। दूसरे जो हैं 8 से 11 साल के बच्चों के लिए हैं। तीसरे जो हैं आपके 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और चौथा जो है वो आपका 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए सिस्टम है ये एजुकेशन सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं कि छठी कक्षा से रोजपरक शिक्षा। मैंने पहले ही बताया कि कक्षा 6 से ही क्या होगा कि व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर दिया जाएगा। और इसके लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा भी था। देखिए कस्तूरी रंगन कौन है? इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, और जो आपका ये नई शिक्षा नीति बनी है इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी 2017 में, और उसी के ये अध्यक्ष थे। अर्थात जो आपका नई शिक्षा नीति है उसके जो अध्यक्ष हैं, उस समिति के जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। कुल मिलाकर के वही 7 के करीब सदस्य हैं जो इस कस्तूरी रंगन समिति में है। कई एग्जाम में पूछ सकता है कि कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, और जो आपका ये नई शिक्षा नीति है वो इसका सुझाव जो है कस्तूरी रंगन समिति द्वारा ही दिया गया है। तो कस्तूरी रंगन ने कहा है कि अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये भी मैंने बात पहले ही बता दी है। तीसरा पॉइंट है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। अब बड़ा एक डर रहता था ना गार्जियन के मन में कि मेरा बच्चा इंटर पास होगा, स्कूल पास होगा कि नहीं पास होगा। और साथ साथ में एक चीज़ और थी कि बच्चे कोचिंग बहुत करते थे, कोचिंग वाले कमाते थे, कोचिंग मंडियाँ चलती थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको नुकसान हो सकता है, वो इस वजह से क्योंकि अब क्या होगा कि अब इस परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदला जाएगा। 2 हिस्सों में होगी, वस्तुनिष्ठ होगी और व्याख्यात्मक में होगी। साथ साथ में अब हमें रटने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाएगा। और इसमें होगा क्या कि प्रैक्टिकल मॉडल तैयार किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल मॉडल तैयार किए जाएंगे, अर्थात प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपके अनुभव को तरजीह दी जाएगी, रट्टा मार पद्धति को ख़त्म किया जाएगा और आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाए जाएंगे विद्यालय में। तो आपको प्रैक्टिकल विद्यालय में करवाए जाएंगे और प्रैक्टिकल के नंबर के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो कोचिंग जैसा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को रटने की जो प्रथा है ना, कि ये रट लो, साइंस रट लो, आपका हिस्ट्री रट लो, आपका लोग गणित भी रट डालते हैं कोचिंग में पढ़ पढ़ करके, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपके अनुभव के आधार पर ही नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, कोई भी जोर नहीं दिया जाएगा, एम्फेसिस नहीं किया जाएगा किसी पर कि आप इसी भाषा पर पढ़िए। साथ साथ में आपके साथ होगा क्या कि 5वीं कक्षा तक क्या है कि आपकी जो मदर टंग है उसी पर शिक्षा दी जाएगी। ये भी एक तरीके की व्यवस्था है। स्कूलों में बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन कैसे किया जाएगा? देखिए, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक, इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा शिक्षक करेगा। देखिए, 3 तरीके से आकलन होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बालक खुद का आकलन करेगा, उसका दोस्त जो सहपाठी है वो आकलन करेगा और फिर टीचर आकलन करेगा। इस तरीके से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो 3 तरीके से मापी जाएगी। इसको नाम क्या दिया गया है? नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, ये बनाया जाएगा इसके लिए। बच्चों की सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा, यही जो परख बनाया जाएगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिया जाएगा। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, और कितने 2 करोड़, इन बच्चों को दोबारा क्या किया जाएगा कि शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने कहा है कि नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, स्कूल में ही बच्चे को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी, कस्तूरीरंगन का कहना है। अगला पॉइंट है कि ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री होगी, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। देखिए, ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या होता है उसकी बात करते हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधा सा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे आप बीटेक करते थे, बीटेक का मतलब कि अगर वो 4 साल का है, तो अगर 4 साल करेंगे तभी आपको क्या था, डिग्री मिलेगी। अब क्या होगा कि अगर 1 साल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी, है ना, आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद अगर 2 साल करते हैं डिप्लोमा मिलेगा, फिर अगर पूरा 4 साल करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। अर्थात आपकी 1 साल की भी पढ़ाई जो है वो बर्बाद नहीं जाएगी। ये आपका चाहे एमए हो या कोई भी हो, सब में लागू होगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। जो मैंने बताया सेम टू सेम वही चीज़ दी गई है। अगली बात करते हैं कि बीएड 4 साल का होगा। क्या होगा कि बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। होगा क्या कि जो 4 साल का डिग्री कोर्स होगा वो आपका बीएड के बराबर होगा। अर्थात 4 साल का डिग्री कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका बीएड के बराबर होगा, या सीधा आप क्या है इंटर के बाद सीधा बीएड का 4 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर दोस्तों की जा रही है। ठीक है। नई नीति में एमफिल खत्म। पहले क्या होता था कि एमफिल करिए तब जाकर के आप पीएचडी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप एमफिल करिए या ना करिए, और क्या है कि आप एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। अर्थात एमए और उसके बाद अब क्या है कि पीएचडी आसानी से कर सकते हैं। एमफिल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ये भी एक नई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो आपकी यूजीसी है, एनसीटीए और एआईसीटीए है, ये क्या होगा कि सब मिला करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। अर्थात ये सब अलग अलग नहीं होगा, सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, है ना। तो यूजीसी एआईसीटी का युग अब खत्म हो जाएगा और सबको एक साथ मिला दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यही बात इसमें थी। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर होगा। यहाँ पर क्या होगा कि कॉलेज जो होंगे उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। ये उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ये अनिवार्य नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये परीक्षा कराएगी। 10वां पॉइंट है कि स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा। मैंने पहले बताया कि जो आपका आंगनवाड़ी वाला जो शिक्षण है, अर्थात 3 साल की जो पढ़ाई है, उसमें क्या होगा कि एक अलग से आपका पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा उन बच्चों के लिए। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगला पॉइंट है स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। जो स्कूल कॉलेज जो बहुत ज़्यादा फीस वसूलते हैं उन पर क्या किया जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की जाएगी। देखिए, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक फाउंडेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, है ना। तो रिसर्च जो होता है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है।
इसके साथ साथ इसमें हुआ क्या कि लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल वर्चुअल लैब वगैरह भी व्यवस्था की जाएंगी। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगी। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी नई शिक्षा के दायरे में आएंगी। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं माना जाएगा। अभी तक आप देखते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर माना जाता था। क्या माना जाता था? एक्स्ट्रा करिकुलर। जो भी आप जैसे पर्यावरण पढ़ रहे हैं या जो भी नई चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसको अतिरिक्त पाठ्यक्रम में रखा जाता था, मेन स्ट्रीम पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाता था। लेकिन अब आपका जो कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग वगैरह हैं ये आपके मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे, है ना। और वैसे भी आपको पता है कि जो हमारे खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, जिन्होंने पहले ही कहा था कि अब आपका प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्या होगा कि वहाँ से ही शुरुआत कर दी जाएगी बच्चों को खेल का विकास करने के लिए, ताकि वो खेले और उनका विकास हो और आगे चल करके वो अपना नाम रोशन कर सकें। तो इस तरीके का एक सिलेबस भी तैयार किया जाएगा खेल से संबंधित, है ना। तो योग भी करवाया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बीपीएड वाले जो हैं, जो आपके खेल एवं शारीरिक शिक्षक होते हैं, उसकी भर्ती भी की जा सकती है। संगीत टीचर की वैकेंसी आ सकती है। योग जो आपके सीखे हुए हैं, तो जो योगा का डिग्री लिए हुए हैं, जो योगा का डिप्लोमा लिए हुए हैं, उनको भी क्या है कि शिक्षक के तौर पर शामिल किया जा सकता है। ये व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि इस तरीके के सिलेबस जो हैं वो मेन पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। ओके, आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कोरोना जब से आ गया तो ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो वर्तमान की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आगे भविष्य में इस तरीके की कोई अगर समस्या आती है तो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से संचालित हो सके, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा काम है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नाम था, उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूला होगा। विद्यार्थियों के स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर संस्कृत को चुनने का अवसर विकल्प दिया जा रहा है और ये थोड़ा सा समझ के परे है। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी, अर्थात यहाँ संस्कृत थोप दी जाएगी, बाकी कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे, अर्थात अन्य जो भाषाएं हैं वो भी आप चुन सकते हैं। विद्यार्थियों के एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत क्या आएंगे कि भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक कोई भी गतिविधि जो है उसमें भाग लेना पड़ेगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा, इसकी भी शुरुआत की जाएगी। अर्थात जो आपकी जो आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं या दूसरे जो फॉरेन लैंग्वेज हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट्स अर्थात जो आपके विकलांग स्टूडेंट्स हैं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर हो रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु थे जिनकी हम लोगों ने बात की नई शिक्षा नीति के बारे में। ओके, तो इसका PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। और दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अर्थात टारगेट विद चंद्रा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर हर तरीके के आपको वीडियो मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।